दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसेंगे या अर्जुन की तरह चक्रव्यूह तोड़ ही देंगे? दोस्तों, क्या इस बार मोदी 80 साल के इंतजार को खत्म कर ही देंगे, नेहरू के द्वारा की गई गलती को सुधार ही देंगे और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का अस्थायी सीट दिला ही देंगे? लगता तो कुछ ऐसा ही है। अन्य सभी P5 सदस्य पहले से ही सहमत होने के कारण, क्योंकि दुनिया भारत के एक आर्थिक महाशक्ति और एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में उदय को अब खुले दिल से इसको स्वीकार कर रही है। तो आखिर इस तरह की कूटनीतिक जीत कैसे हासिल की है? भारत लगभग अब उस दहलीज पे खड़ी हो चुकी है जहां की अब इसका रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। जब कभी भी ये रिफॉर्म फाइनली होगा तो भारत का अब अस्थायी सदस्य बनना लगभग तय है, क्योंकि सारी मुख्य बाधाओं को रास्ते से हटा दिया गया है। दोस्तों, यूएन से कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आने वाले कुछ ही समय में भारत को यूएन सुरक्षा परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा। यह व्याख्यान माला इस विषय पर होगा कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाएगा या नहीं, और सुरक्षा परिषद में किस आधार पर एक तरीके से परिवर्तन होता है या कोई अमेंडमेंट होता है जिसके बाद कि यह संभव हो पाएगा। मोदी और जयशंकर की जोड़ी काफी लंबे समय से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या इस बार उनको पूरी सफलता मिल जाएगी, यह देखने की बात है। लेकिन अगर ऐसी सफलता मिल जाती है तो इतिहास के पन्नों में मोदी और जयशंकर की जोड़ी इसलिए जाना जाएगा कि भारत को प्रभावशाली देशों के समूह में ला करके खड़ा कर देगा। अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूएन में सिर्फ 5 ऐसी महाशक्तियां हैं जिसके पास वीटो पावर है, और अगर सुरक्षा परिषद में संशोधन कर उसके चार्टर में संशोधन करके भारत को यह शक्ति प्रदान कर दी जाती है तो ऐसे स्थिति में भारत जो है छठा ऐसा देश बनने का गौरव हासिल कर लेगा जिसके पास वीटो जैसी शक्तियां होंगी और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में एक महती भूमिका में आ जाएंगी। तो क्या वीटो पावर भारत को मिल जाएगा? दुनिया में आखिर क्या खेल चल रहा है और यूएन में आखिर यह परिवर्तन होगा कैसे वहां पर अमेंडमेंट होता है? अब इस विषय को हम धीरे से जानते हैं। अभी सबसे पहले जाने कि भारत कब यूएन को ज्वाइन किया था। इतने लंबे समय में होने के बाद भी और 150 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद भी भारत क्यों अभी तक वीटो पावर का बाट जो रहा है, और क्यों दुनिया की शक्तियां वीटो पावर इसको नहीं देना चाहती हैं, जबकि दुनिया की लगभग 15 से 18% आबादी सिर्फ एक देश जिसे हम भारत करते हैं उसके अंदर रहता है। उसी के साथ साथ भारत जो है आज के दिन लगभग चौथी इकोनॉमी भी बन चुका है और शीघ्र ही यह तीसरी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। वैसी स्थिति होने के बाद भी अभी तक आखिर ऐसा संशोधन यूएन के चार्टर में क्यों नहीं हो रहा है? क्या है इसकी प्रक्रिया? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर मिश्रा का सारे दर्शक अभिवादन स्वीकार करें और इस विशेष व्याख्यान माला को काफी ध्यान से सुने तो आपको सारे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस और यह किस तरह से परिवर्तन होता है इसको आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम इस व्याख्यान माला की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चे, भारत और संयुक्त राष्ट्र के अगर रिश्ते को हम ध्यान से देखें कि भारत कब से संयुक्त राष्ट्र को ज्वाइन किया और किस किस तरह से वहाँ पे काम किया, तो 1 जनवरी 1942 भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वहीं 26 जून 1945 को सर आर्कोट रामास्वामी मुदलियार के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वहीं 30 अक्टूबर 1945 भारत ने चार्टर का अनुसमर्थन किया और औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल
हो गया। यानी भारत जो है अपनी स्वतंत्रता हासिल करने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सिग्नेचर करके उसका सदस्य बन चुका था। यानी कि अगर हम 1945 से आज जब हम आपकी बात कर रहे हैं 2025 ईस्वी की, तो उधर 55 साल और इधर 25 साल यानी कुल 80 साल हमने लगा दिए हैं, लेकिन आज तक हम इस रास्ते को ही जो रहे हैं कि हमें उसका अस्थायी सदस्य बनाया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ने अपने दूत के द्वारा भारत को यह प्रस्तावित किया था, जिस समय में कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी प्रथम प्रधानमंत्री 1950 ईस्वी के आसपास की बात है, कि भारत को उन्होंने ये कहा था कि हम आपको अस्थायी सदस्य बना देते हैं, लेकिन भारत ने उस समय में चीन का समर्थन करना मुनासिब समझा था, क्योंकि चीन उस समय में हमसे काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाली भी देश थी और शक्ति के रूप में भी वो बड़ी शक्ति थी। तो चीन और भारत के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने शायद ऐसा कहा होगा। हालांकि नेहरू जी की जियोपॉलिटिकल समझ कुछ अलग स्तर की थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको मैं कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं रखता हूं कि मैं उस पर प्रश्न उठा सकूं। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय गलत साबित हुआ है। तो प्यारे बच्चे, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर यूएन में यह रिफॉर्म की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाती है और क्या भारत के जो ये आज के जोड़ी हैं मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर का, क्या ये दोनों कोई ऐसा कमाल कर पाएंगे कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में इनका नाम लिखा जा सके। प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय 18 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस 2 औपचारिक संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से सुधार के प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालांकि किसी भी परिवर्तन के अनुमोदन के लिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य की सहमति आवश्यक है, जिससे औपचारिक रूप से सुधार लगभग एक तरीके से असंभव सा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनौपचारिक गैर संशोधन सुधार यूएन में ज़्यादा प्रचलित है। ये औपचारिक चार्टर सुधार क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर औपचारिक संशोधन के लिए 2 मार्ग प्रदान करती हैं। पहला, अनुच्छेद 108 महासभा के 2/3 मत से संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन के प्रभावी होने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्य जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। वहीं अनुच्छेद 109 यह चार्टर की समीक्षा के लिए एक सामान्य सम्मेलन बुलाने की अनुमति देता है। सम्मेलन महासभा के 2/3 मत और सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मत से बुलाया जा सकता है। सम्मेलन द्वारा अनुशंसित किसी भी परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 108 संशोधन के समान अनुसमर्थन प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसके लिए सभी P5 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। औपचारिक सुधार की कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि P5 सदस्यों की सर्वसम्मति या सहमति की आवश्यकता के कारण प्रमुख सुधारों, विशेष रूप से यह सुरक्षा परिषद के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। यथा स्थिति पूर्वाग्रह 5 P5 सदस्य अपनी किसी भी शक्ति या प्रभाव, विशेष रूप से वीटो को छोड़ने के लिए अनिच्छुक रहता है। यह प्रभावी रूप से उन्हें वीटो के ऊपर वीटो प्रदान करता है, जिससे चार्टर में कोई भी संशोधन संभव नहीं हो पाता है और उनकी विशेषाधिकार का यह बलि चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी एक सीमित सफलता ही होती है, क्योंकि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को चुनौती देता हो, इसको कोई भी जो वीटो पावर प्राप्त कंट्री है वो उसे होने नहीं देता। सुधार के लिए कई बार आह्वान किए जाने के बावजूद भी चार्टर में केवल आज तक कुछ ही संशोधन किया जा चुका है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1963 में हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, लेकिन P5 के वीटो को अपरिवर्तित रखा गया। उसी तरह से जो अनौपचारिक या गैर संशोधन सुधार हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है और यह कैसे होती है, इसको भी समझने की जरूरत है। चूंकि औपचारिक संशोधन बहुत ही कठिन होता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र में अधिकांश परिवर्तन अनौपचारिक माध्यमों से,
जैसे कि विकसित व्याख्याओं और प्रचलित प्रथाओं के माध्यम से होता है। जैसे कि इसमें क्या हम करते हैं, इसमें नियमों की पुनर्व्याख्या कर देते हैं, यानी नियम तो वही रहते हैं लेकिन उसकी पुनर्व्याख्या करके उसको थोड़ा बहुत अलग तरह से इंटरप्रेट करके उस चीज को एकोमोडेट कर देते हैं जो हमें संशोधन करके लाना है। सुरक्षा परिषद ने कई प्रथाओं को अपनाने के लिए नियमों की पुनर्व्याख्या की। उदाहरण के लिए चार्टर में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए P5 के सहमति मतों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने बताया आपको। अनुच्छेद 27, लेकिन अस्थायी सदस्यों के मतदान से परहेज को स्वीकार करने की प्रथा विकसित की गई, यानी कि कोई आदमी एब्सेंट हो सकता है इस वोटिंग से, यानी वो अपनी वीटो का इस्तेमाल भी नहीं किया और किसी बिल को पास होने भी एक तरीके से दे दिया। महासभा के प्रस्ताव। हाल के वर्षों में सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता से निपटने के लिए प्रस्तावों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए 2022 वीटो पहल के तहत जब भी कोई अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करता है तो महासभा में बहस अनिवार्य है। नए निकाय और संरचनाएं, ये क्या है? औपचारिक संशोधनों के बिना महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। 2006 में अत्यधिक आलोचना वाले मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। सचिवालय का सुव्यवस्थीकरण। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्वयं प्रबंधन सुधारों और पुनर्गठन से गुजरता है, जिसकी पहल अक्सर महासचिव द्वारा की जाती है ताकि दक्षता और जवाबदेही में सुधार हो सके। उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।